अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो आज हम पीएमसी का टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ दी एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, करंट के एसआई यूनिट्स क्या है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे, जस्ट उसका आंसर लिख दिया है। एसआई यूनिट आपके पास एम्पेयर है। कैसे कहेंगे जिसका एसआई यूनिट एम्पेयर है, क्योंकि करंट का फार्मूला आपके पास क्या है, चार्ज ओवर टाइम। चार्ज को मेजर करते हैं हम कॉलम में, टाइम को सेकंड में, तो कॉलम पर सेकंड हो गया और कॉलम पर सेकंड को हम एम्पेयर बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। सो नंबर 126, व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, जब फोर्स बॉडी के मोशन के पैरेलल होती है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल होता है। तो बताएं वर्क क्या होगा। तो वर्क आपका बच्चे मैक्सिमम होगा। तो वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे एंगल 0 है तो कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0 आपके पास 1 आता है, तो इसलिए आपका वर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। पूरी की पूरी फोर्स और पूरा डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा और आपका मैक्सिमम वर्क आएगा। क्वेश्चन 127, विच यूनिट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बताइए कि डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। भाई हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात हो या डिस्टेंस की बात हो, दोनों की पैमाइश के लिए हम सेम ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि मीटर है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। इसके डायमेंशन आपके पास एल है। क्वेश्चन नंबर 128, विच इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। ये आपके पास कुछ एटम्स या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं है। ओजोन, हाइड्रोजन, सोडियम। भाई ये सारे के सारे आपके पास रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है, और इनमें से किसी का भी एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं है। नंबर 129, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। बताएं पावर, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। आपको ऑप्शन ए करेक्ट है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। और इस तरह के पावर के एक और फार्मूला भी है, P इज इक्वल टू आई वी। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पावर, करंट और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन बताएं, या आपसे ये भी कह सकता है कि पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन बताएं। तो तीनों ऑप्शंस आपके मद्देनज़र होने चाहिए। ये पावर, करंट, रेजिस्टेंस का रिलेशन है, ये पावर, करंट, वोल्टेज का है, ये पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का है। क्वेश्चन 130, अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स एन आइडियल गैस। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। आपके पास एक क्लोज कंटेनर है और उसके अंदर एक आइडियल गैस है। बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिससे टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। भाई आप लोग को चार्ल्स लॉ के बारे में तो आप जानते होंगे ना, वो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम में भी कमी आएगी। तो जहाँ तक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है। देखिए डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी आएगी तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 131, इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज इक्वल टू। आपके पास एक स्टेशनरी वेव्स है, आपने बताना है कि नोड और नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है। भाई नोड और नोड के दरमियान λ/2 का होता है। मैंने कुछ और ऑप्शन भी कंसीडर कर दिए हैं, जैसे एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान भी ऑप्शन λ/2 है। और अगर नोड और एंटी नोड की बात की जाए तब जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। λ/4 तब होगा जब नोड और एंटी नोड आ जाएगा, जब सेम आ जाए, यानी नोड आ जाए या एंटी नोड आ जाए, तब डिस्टेंस कितना होता है λ/2, और इस केस पे λ/4। और 132, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय। आपके पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला गिवन दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं ये जो m है ना यहाँ पर, इसके डायमेंशंस क्या है। अब याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे m, यहाँ पे ओनली मैस है। भाई ये मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, मैस डिवाइड बाय लेंथ। तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो ये होंगे, मैस के लिए हम m इस्तेमाल करते हैं और लेंथ के लिए हम l इस्तेमाल करते हैं। तो l ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा पर एल, जो कि आपको ऑप्शन बी बनता है। ये जस्ट मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। क्वेश्चन 133, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ या नन ऑफ दीज। भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। और इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है स्केलर। तो स्केलर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 34, the heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance to 1 Kelvin। उस हीट का नाम बताएं जो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन ज़्यादा कर दे। उस हीट को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आपको ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 135, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हैज़ कांस्टेंट। अब इसकी कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पोजीशन है या मोमेंटम है। भाई उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन आपका जीरो है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए तो उसे कहते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन। 136, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। आप कैसे, जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं कुछ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है। नंबर 137, एक्सेलरेशन इन द पेंडुलम इज ऑलवेज टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नेगेटिव होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है। तो इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चलता है कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने चाहिए जो कि आपको ऑप्शन गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, द न्यूक्लियस शेप इज कंसीडर टू बी। भाई ये बच्चों वाला सवाल है, न्यूक्लियस की शेप हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी जो आउटपुट हमें मिल रही है वो है 10 वोल्ट। सो डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस, अब ये भी सारा डीसी नहीं है क्योंकि इसमें भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, इस तरह की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। हमें इस तरह का फ्लक्चुएशन वाला करंट या वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्ट्रेट वोल्टेज चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है, इतने में से डीसी कंपोनेंट कौन सा होगा, डायरेक्ट कंपोनेंट ये वाला कितना होगा, उसका फार्मूला ये होता है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और पाई से डिवाइड कर लें। आउटपुट हमें मिल रहा है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20/पाई, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए आप सिंपली ये फार्मूला लगाएं और अपना आंसर लें। क्वेश्चन नंबर 140, व्हेन अ स्टैंडिंग वेव इज सेट अप इन अ पाइप, जब स्टैंडिंग वेव किसी पाइप में सेटअप हो जाती है, विच इज़ ओपन फ्रॉम वन एंड, जो पाइप है वो एक सिरे से बंद है और एक सिरे से खुला है, तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारी जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर ऑलवेज इवन। बाकी कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है क्योंकि पाइप एक साइड से खुला है और एक साइड से बंद है। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड हो गए, दोनों को सम करें, आंसर के आगे 2 इवन है। यहाँ पे चेक करें, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 इज आल्सो इवन। आगे चलें, 1 2 3 4 5 6 इज आल्सो इवन। नोड और एंटी नोड को प्लस करेंगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा इस सिचुएशन में जब पाइप आपका एक साइड से खुला होगा। 141, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके पास 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 142, 3 चार्जेस plus 3q plus q and q are placed on a straight line with equal separation। अब देखिएगा, ये +3q चार्ज है, ये +q चार्ज है और ये q चार्ज है। तीनों को हमने एक ही लाइन में रखा हुआ है और तीनों के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम है। इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q, अब q के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, ये इसको इधर से रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर से रिपेल कर रहा है। हम चाहते हैं इसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी इधर से अगर रिपल्शन हो, अगर उतनी ही इधर से रिपल्शन हो, जितना इधर से पुश लगे उतना ही इधर से पुश लगे। ये उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों तरफ चार्जेस सेम है। अगर ये +3q चार्ज हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, +3q चार्ज होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, +3q चार्ज। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, आप कंसल्ट कर लें, तो बाकी ऑप्शन नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। Number 143, the magnetic flux is the region where magnetic field, magnetic flux वो रीजन है जहाँ पे magnetic field में कोई चेंज अकर नहीं होता, ना पोलैरिटी चेंज होती है, ना स्ट्रेंथ चेंज होती है, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। आपका ऑप्शन डी है। Question 144, in a mass spring system which of the following does not depend on initial displacement of spring, इनमें से कौन सा फैक्टर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जी ये भी डिपेंड करती है, अगर इसका फार्मूला देखें उसमें डिस्प्लेसमेंट लाजमी आएगा।
स्पीड का फार्मूला देख लें उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर टोटल एनर्जी का फार्मूला देख लें उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक वाहिद फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का जिस पर डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पाई एफ इज इक्वल टू 2π/t। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू पाई √m/k। यहाँ पर भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी टर्म है जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नंबर 145, करंट डेट फ्लक्चुएट्स पीरियडिकली। करंट जो फ्लक्चुएट करता है ख़ास टाइम के बाद इस तरह, ये तो भाई एसी करंट हो गया ना, एसी करंट हर ख़ास टाइम के बाद फ्लक्चुएट करता रहता है, आप चेंज होता रहता है, तो आपका ऑप्शन सी है। कि इस सर्किट का आपके सिलेबस में से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों डाल दिया। अ सर्किट डेट एड्स पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी वोल्टेजेस टू एन इनपुट साइन वेव इज कॉल्ड क्लैम्पर। ये काम कौन सा सर्किट करता है, क्लैम्पर सर्किट करता है। क्वेश्चन 147, वाई एक्स रेज आर यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में एक्स रेज का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, ये क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर हम क्रिस्टल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं या उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसके तो एक्स रे को इसके अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे डायफ्रैक्शन होती है और डायफ्रैक्शन के ज़रिए हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं। जो द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा हो और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही हो, इसे बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब सिल्वर मेटल है, मेटल तो ये बिहेवियर शो नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है इनकी, ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। वह ये इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी रेजिस्टेंस में कमी आएगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो सकता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है या इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है या वर्क आपका ज़ीरो होता है। आपकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो भी वर्क किया जा रहा होता है वो गैस वर्क करती है पिस्टन को ऊपर उठाने में, इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। 150, bone image is shown on X-ray photography because X-ray can absorb by the bones. Bones X-rays को absorb कर सकती हैं, इसलिए तो X-rays के ऊपर bones की images बन जाती हैं। 151, the output voltage of rectifier is, output voltage जो रेक्टिफायर की होती है वो स्मूथ कभी नहीं होती, वो भी पल्सेटिंग करती है। इस तरह आउटपुट वोल्टेज वो भी पल्सेट कर रही होती है, यानी पल्सेस दे रही होती है, तो वहाँ से हम फिर डीसी कंपोनेंट इसका हासिल करते हैं। इसका फार्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जितनी भी आपको आउटपुट मिलेगी उसको आप पाई पे डिवाइड कर देंगे, ये फुल वेव का फार्मूला है। और हाफ वेव का फार्मूला क्या है जी, जो आउटपुट आपको मिलेगी उसको पाई पे डिवाइड कर देंगे, सिर्फ फ़र्क क्या है 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये हाफ वेव के लिए है और ये फुल वेव के लिए है। क्वेश्चन 152, विच आइसोटोप हैज़ हाईएस्ट मोमेंटम व्हेन मूविंग विद सेम वेलोसिटी। किस आइसोटोप का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन शर्त क्या है, सबकी अगर वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। अब देखिए मोमेंटम 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या मैस पर या वेलोसिटी पर। अब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि वेलोसिटी सबकी सेम है, अब रहेगी बात मैस की। अब जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर प्रोटियम की बात करें तो इस बेचारे के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, अगर ड्यूट्रियम की बात करें इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, अगर ट्रिटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इससे साबित हुआ कि ट्रिटियम का मैस सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 153, इफ़ 2 फोटोन्स इंटरेक्ट इन दी सेम डायरेक्शन, अगर 2 फोटोन्स एक ही डायरेक्शन में इंटरेक्ट कर रहे हों एक दूसरे से, तो कौन सी चीज़ में तब्दीली आएगी, उनके मास में तब्दीली आएगी, उनकी एनर्जी में, उनकी इंटेंसिटी में, नन ऑफ दिस। भाई उनकी इंटेंसिटी में तब्दीली आएगी, ना मास में तब्दीली आएगी ना एनर्जी में तब्दीली आएगी। क्वेश्चन 154, व्हाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इन सीरीज डायरेक्ट में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, क्यों? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हमेशा करंट के खिलाफ मुजाहमत पैदा करती है, तो करंट को डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, टू डिक्रीज द करंट, जो कि आपका ऑप्शन डी है। 155, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल अदर देन एयर और स्पेस इज, स्पेस और एयर के अलावा जितने भी मीडियम है उनकी परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। डीपली बात करें तो एयर की भी परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होती है, 1.000 आई थिंक 6 होती है, मज़ीद आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये परमिटिविटी होती है और ये भी 1 से ग्रेटर है। स्पेस की हम 1 कंसीडर करते हैं, कभी भी एयर और स्पेस की बराबर नहीं है, फ़र्क है, वो फ़र्क आप ये याद रखिएगा।
और 156 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कांस्टेंट रहता है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, या उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। भाई उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रही होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में चेंज मैग्नीट्यूड के जरिए भी आ सकता है और डायरेक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि मुसलसल डायरेक्शन में चेंज आ रही है। क्वेश्चन 157 एक्सेलेरेशन ऑफ मूविंग कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जब एंटी पैरेलल होते हैं तब जो एक्सेलेरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं और उसे हम डेक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। रिटार्डेशन, डेक्सेलेरेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन 158 द क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन वाटर डैश हीट अब्सॉर्ब रिलीज, फर्स्ट अब्जॉर्ब देन रिलीज, फर्स्ट रिलीज देन अब्जॉर्ब। जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, पहले वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं फिर रिलीज करते हैं। क्वेश्चन 159 इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट अ फिक्स्ड एंगल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल फिक्स्ड हो लेकिन 90 ना हो, 90 के अलावा हो, देन पाथ विल बी, तो पाथ आपका क्या होगा, पाथ आपका हेलिकल होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो फिर पाथ आपका सर्कुलर होगा, अदरवाइज आपका पाथ क्या होगा, हेलिकल होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट, इनमें से 3 इक्वेशंस वाट के इक्वल हैं और एक इक्वेशन वाट के इक्वल नहीं है, जिसको आपने चूज़ करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए एम्पेयर्स का स्क्वायर वैसे रखा हमने और ओम इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पेयर। एक एम्पेयर इस एम्पेयर से कैंसिल हो गया, बच गया एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। अब एम्पेयर को हम कह सकते हैं कॉलम पर सेकेंड और वोल्ट को हम कहते हैं जूल पर कॉलम। कॉलम से कैंसिल, आपके पास बच गया जूल पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू वाट। इसका मतलब है ये वाट के इक्वल है, इसका मतलब है जूल पर सेकंड भी वाट के इक्वल है। अम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स ये भी वाट के इक्वल है, तो ये फार्मूला बच गया। अम्पेयर्स डिवाइड बाय वोल्ट ये वाट के इक्वल नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, कौन सा फिनोमिना यह साबित करता है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स हैं, तो आपको ऑप्शन ए है पोलराइजेशन के फिनोमिना से हम पता लगा सकते हैं कि वेव ट्रांसफर्स हैं या नहीं है। 162 द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आफ्टर कॉम्पटन इफेक्ट, जब कॉम्पटन इफेक्ट हो जाता है यानी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा के एक तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाता है, जब वो फोटोन की तरफ जाता है तो उसकी वेव लेंथ में इजाफा हो जाता है, उसकी वेव लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। अब याद रखिएगा वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी की आपस में नहीं बनती, अगर वेव लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी कहेगी मैं डिक्रीज़ हो जाती हूँ, ठीक है। तो दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 163 व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है यानी 180 का एंगल होता है, तो वर्क क्या होता है, अभी फार्मूले से पूछ लेते हैं। एफ डी कॉज 180 आपके पास -1 होता है, आपका वर्क नेगेटिव हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 164 एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ द सेम है। सिंपल आपने 60 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। देखिए 60 से कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास 2 पाई रेडियन बच गया, ये सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 165 अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन फ्रॉम 200 वोल्ट टू 50 वोल्ट, एक ट्रांसफार्मर है जो 200 वोल्ट्स को कम करके 50 वोल्ट कर देता है, इसका मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इट हैज़ सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग आपके पास 40 है, आपने बताना है प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग्स कितनी हैं। उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, इसको उल्ट भी कर सकते हैं, NP/NS इज इक्वल टू VP/VS। हमने NP फाइंड करना है तो NS उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें, VP आपके पास 200 है, VS आपके पास 50 है और NS आपके पास 40 है। अब ये देखें 1 0 इससे कैंसिल हो गई, 5 4 बार 20 हो गया, ये 40 बच गया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास हो गया 160, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 166 फॉर विच एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज मैक्सिमम, सिंपल आपने बताना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पे उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, यहाँ पे उसने एरिया का जिक्र किया है। एक टर्म होती है एरिया
और एक टर्म होती है वेक्टर एरिया। दोनों दरमियान एंगल्स डिफरेंट लेंगे। अब देखें यहाँ पर ये हम अगर ये एरिया है और ये इसमें से लाइंस गुजर रही हैं। अब लाइंस तो एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अगर यहाँ पे हम वेक्टर एरिया कंसीडर कर लें तो वेक्टर एरिया के साथ तो ये 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। लेकिन जो मैथमेटिकली फार्मूला है वो आपके पास वेक्टर एरिया के लिहाज से है, एरिया के लिहाज से नहीं है। इसलिए मैंने ऑप्शन ए चूज़ किया है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 पुट करेंगे तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अगर यहाँ पे 90 का एंगल पुट कर देते हैं वो तो आपका आंसर ही 0 हो जाएगा ना, आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन ए चूज़ करेंगे। Question 167. Mutual inductance has a practical role in performance. प्रैक्टिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में इस्तेमाल हो रही है? एसी जनरेटर में नहीं, रेडियो चौक में भी नहीं हो रही, डीसी जनरेटर में भी नहीं हो रही, ट्रांसफार्मर में हो रही है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका रिपीट हो चुका है पिछले टेस्टों में। क्वेश्चन 168. एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस के नतीजे में एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, एनर्जी मुंतकिल होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, एनर्जी ज़ाया हो जाती है, या एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, या फिर एनर्जी में गेन हो जाता है। भाई एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो जाता, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 169. इफ़ अ व्हील ऑफ रेडियस आर, अगर आपके पास एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, वो 30 डिग्री एंगल पर टर्न करता है, उन्हें डिस्टेंस फाइंड करना है। द डिस्टेंस थ्रू विच एनी पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स, रिम्स के ऊपर किसी भी पॉइंट ने जो भी डिस्टेंस फाइंड किया है वो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल हम फॉर्म लगाएंगे एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री, क्योंकि आर की वैल्यू से हमें नहीं दी इसलिए हम जस्ट आर ही पुट करेंगे। उस 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 1 0 इससे कैंसिल हो गई, 3 6 बर 18, क्या बच गया, पाई आर बाई 6, पाई आर बाई 6 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 170. The phase angle between 2 points in a medium is 3 pi by 4. 2 पॉइंट्स एक ही मीडियम में 2 पॉइंट्स दरमियान जो फेज़ है वो कितना है, 3 pi by 4 है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, तो बताएं वेवलेंथ कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 हम पहले भी पिछले टेस्टों में सॉल्व कर चुके हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 5। ये फेज़ है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने कहा है 20 सेंटीमीटर है, और उसने फेज़ कितना कहा है, ये 3 पाई बाई 4। अब 1 पाई इस पाई से कैंसिल, 4 2 बार 8, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 20 8 बार 160 होता है, तो अब 1 0 इससे कैंसिल हो गई, 10 3 बार 30 हो गया, ऊपर 16 बच गए। इसको मज़ीद काटेंगे, 2 8 बार 16 और 2 15 बार 30, तो 8 बटा 15 आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 172. A wire has a resistance of 5.5 ohm at 19 डिग्री सेल्सियस एंड 21.5 ओम एंड 20 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक तार है, उसकी 19 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो है 5.5, और जो 200 पे, ये 20 नहीं 200 है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस है 21.5 ओम। तो सिंपल हम ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है टी टेम्परेचर पर, और नॉट पर हम 5.5 लेंगे, और नॉट आपके पास 5.5 है। ये टी टेम्परेचर डिफरेंस है, 200 में से 19 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 181 आएंगे। अब इसका इशारा ख़त्म करेंगे, तो इसका इशारा ख़त्म करेंगे तो ऊपर आ जाएगी 0, जो बन गया 160। अब 55 को 181 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9955। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे जी। अब देखिए 160 यहाँ तक है, अब ये टर्म बड़ी है, तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे इशारे लगाएंगे और हमने एक सिफर लगाई। अभी देखा अभी भी ये 1600 बन गया, लेकिन ये 9955 है, अभी भी छोटा है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और सिफर लगाएंगे। जब हम एक और सिफर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक सिफर लगानी पड़ेगी। अब इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये बच गया, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म आ गई। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा है। तो आपको ऑप्शन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.0160 यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173. डैश आर न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम मैस नंबर, जिनका मैस नंबर सेम होता है लेकिन चार्ज नंबर डिफरेंट होता है। ये तो बिल्कुल आइसोटॉप्स के ऑपोजिट आ गया ना। आइसोटॉप्स में ये चीज़ सेम होती है, यानी चार्ज नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, तो यकीनन आइसोटॉप्स को ऑप्शन नहीं होगा। आइसोमर्स तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही केमिस्ट्री में इनका काम है। तो
तो आपका आइसोबार्स है। 174 वेक्टर इज अ क्वांटिटी। भाई वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? सिंपल मैंने आंसर लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखे, क्योंकि बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हाउ ए वोल्टेज मल्टीप्लायर कैन प्रोवाइड एनी डिग्री ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन बाय कास्केडिंग डायोड्स एंड कैपेसिटर्स। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है जी वो होता है ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। आप पे वोल्टेज मल्टीप्लायर किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन 176 अ पार्टिकल हैविंग द चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 100 वोल्ट्स के प्रेशर डिफरेंस से फॉल करता है, तो आपने एनर्जी फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला है Q डेल V। Q आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डेल V आपके पास कितना है 100 वोल्ट्स हैं, मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास बन गया 2000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 2 × 10⁻³ साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। बस एक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर है 15.5 डिग्री सेल्सियस और उसका जो प्रेशर है वो है 1.72 × 10⁵ पास्कल और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सिंपल हम फॉर्म लगाएंगे जनरल गैस इक्वेशन का, PV = nRT, तो N = PV/RT। प्रेशर आपके पास J है, वॉल्यूम आपके पास J है, ये जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए आप लोगों को। T टेम्परेचर है दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो हमने कन्वर्ट करना है इसे केल्विन में, तो 273 आप इसमें ऐड कर देंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करवा दूंगा। 178 इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट नॉर्थ पोल ओनली फ्रॉम बार मैग्नेट? क्या हम बार मैग्नेट से नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर सकते हैं? भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये साउथ पोल ख़त्म करिए तो यहाँ पर एक नया साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन नो, कभी नहीं। क्वेश्चन 179 अ पार्टिकल रेडियो आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। एक पार्टिकल है जी जिसकी हाफ लाइफ 5 दिन है, 15 दिनों में बताएं वो कितना डिके हो जाएगा। 100% था तो पहली हाफ लाइफ यानी 5 दिनों के बाद 50% रह जाएगा। अगली हाफ लाइफ टोटल 10 दिन हो गए, 50 का हाफ रह जाएगा। अगली हाफ लाइफ मतलब 15 दिन के बाद 25 का हाफ रह जाएगा, यानी 12.5% बच जाएगा। अब डिके कितना हुआ? पहले 100% था, उसमें से 12.5 माइनस कर दें, 87.5% आपका डिके हो चुका है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 180 द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो फाइंड करनी है। सिंपल आप यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जो है 9.1 × 10⁻31 और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा इसमें से ये दो ऑप्शंस पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका यहाँ पे आंसर है वो है डी, नन ऑफ दीज। कोई भी आपका यहाँ पे आंसर मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर टेस्ट सर मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको 3-4 दिनों में मैं तमाम बंडल्स के टेस्ट अपलोड कर दूँगा, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करें, खुदा आप सब लोगों को कामयाबी अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।